नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम आज के इस क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने वाले हैं और वो ज़बरदस्त चीज़ क्या है तो आपने थंबनेल पर भी देखा होगा और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि वर्ग समीकरण एक ऐसा चैप्टर है, देखा जाए तो स्कूलिंग में 10th क्लास में, कहने के लिए 10th क्लास में, लेकिन 11th और 12th क्लास या कभी भी उसके आगे की कभी भी बात करें हम तो बिना वर्ग समीकरण के काम नहीं होता है। वर्ग समीकरण कहीं पर भी कोई भी हम दूसरा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ पर वर्ग समीकरण बीच में घुस जाता है और उसके मूल से हमें ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। आई ना बात समझ में। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मान के चलिए कि ऐसा पेपर बन ही नहीं सकता कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत ना पड़े, वर्ग समीकरण की जरूरत ना पड़े। मतलब वर्ग समीकरण के बिना काम ही नहीं होता हमारा। अगर डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। कैसी एप्लीकेशन है? अभी तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लिया जाए कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए, उनसे मैं मिला, उनने मेरे से पूछा कि अच्छा यार एक बताओ, मकान तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, कितना मतलब जो इसका प्लाट साइज है वो कितना है? तो मैंने बोला कि इसका 1500 स्क्वायर फीट है। तो उनने बोला कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो मैंने बोला कि लंबाई जो है ना इसकी चौड़ाई की अपेक्षा डबल से 10 फीट ज़्यादा है, डबल से 10 फीट ज़्यादा है। और फिर मैंने उल्टा उन्हीं से पूछा, अच्छा चलो अब बताओ मेरे मकान के प्लाट की जो लंबाई है वो कितनी है और चौड़ाई कितनी है? अब यहाँ पर जो हमारी वार्तालाप हो रही ना, इसके बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण बन गया। अगर वर्ग समीकरण को सॉल्व करते आता है उस गेस्ट को तो वो जरूर बता देगा मुझे कि इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, ऐसे डेली लाइफ में कई सारी इसकी एप्लीकेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरा निचोड़ेंगे हम, ऐसा समझ लो आप। तो कहने का मतलब इसमें कोई भी चीज़ न छूटे, ऐसा हम यहाँ पर पूरी पीपीटी में आपको एक बार पीपीटी दिखा देता हूँ। देखिए, ये बेसिक हो गया, भूमिका हो गई इसकी। फिर इसका आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित, अच्छा इसमें ग्राफ की कहाँ से जरूरत पड़ गई? बिल्कुल जरूरत है। मतलब अगर किसी भी चीज़ को अगर आप ग्राफिकली अगर देखते हैं ना तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, एक पिक्चर बन जाती है हमारे दिमाग में। तो आलेख देखेंगे तो आलेख में बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होने वाली है। इसके बाद में इसका हल ज्ञात करना, तो हल ज्ञात करने की हमारे पास में 3 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, एक सूत्र विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि। तो ये तीनों विधियों के हम एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के साथ में मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हमसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा काम आज की क्लास में हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद गुणनखंड विधि, एक एक विधियों के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम, यहाँ पर उदाहरण लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिर मूलों की प्रकृति, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे क्वेश्चन को एक तरफ रख दो, अभी आप कौन सी चीज़ पूछी जाती है, कौन सी चीज़ नहीं पूछी जाती है, आप तो केवल इस पर कंसंट्रेट करो कि आज की इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पूरा का पूरा समझ के ही रहेंगे और ये हमारे लिए लास्ट मौका है, आखिरी मौका है और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा क्योंकि सारी चीज़ें आज की क्लास में होने वाली है। देखिए आगे की बात करेंगे, मूलों का योगफल और गुणनफल, ये क्या होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, इसके गुणांकों और इसके बीच में, ये बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और मूलों का योगफल और गुणनफल अगर हमें मालूम है तो वर्ग समीकरण को भी ज्ञात किया जा सकता है और केवल मूल हमें ज्ञात है, इसके रूट्स मालूम है तो भी हम वर्ग समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि मैंने सारे टॉपिक लेके आया हूँ यहाँ पर। वीडियो स्वाभाविक सी बात है कि सारे टॉपिक आए तो वीडियो लंबा बनेगा और हम बिल्कुल जीरो लेवल से करते तो और भी ज़्यादा लंबा बनेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर टाइम दे दो और ये मेरी गारंटी है कि आपको सारी चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ में आएगी। क्वाड्रेटिक मैं बार बार बोल रहा हूँ,
वर्ग समीकरण को ही इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी बहुत मैं इंग्लिश का भी यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। आफ्टर में टेक्निकल वर्ड है उसका इंग्लिश भी बताऊंगा, तो क्या है थोड़ा सा इंग्लिश से भी आपको फेमिलियर होते हुए चलना है, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब घात 2 डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। और समीकरण का मतलब होता है समान, समान, समान यानी कि बराबर, इक्वल। क्या होता है? इक्वल, बराबर, यानी कि बराबरी का सिंबल तो लगेगा ही लगेगा। और वर्ग का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, घात 2, घात 2, 2 घात। मतलब जो चर रहेगा ना, ये समीकरण रहेगा, समीकरण में घात कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखिए बराबरी का तो चिन्ह रहेगा, इसका मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा इसमें और एक RHS रहेगा। पहली बात तो जो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे, और इसमें नहीं, जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाएगी वहां पर ऐसे ही मिलने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड मान लिया या शून्य है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड में ax² प्लस bx और प्लस c। अब थोड़ी सी अजीब सी बात दिख रही होगी आपको कि ये क्या लिख दिया, बड़ा सिंपल सा काम है। जो चर है ना, वेरिएबल, उसकी पावर कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए मैक्सिमम। तो यहां पर देखिए ना कितनी पावर है, x की पावर कितनी है? 2, x की पावर कितनी है? 1, और यहां पर x की पावर कितनी है? तो x की पावर तो है ही नहीं, तो x की पावर कितनी है? 0 है। भाई मैं c के जगह cx⁻0 लिख सकता हूं कि नहीं? किसी की भी पावर अगर 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। हाँ, तो ओवरऑल यहां पर जो अचर राशि है, कांस्टेंट है, वहां पर डिग्री कितनी है? 0 है। क्लियर? चलिए, मतलब इसकी मैक्सिमम पावर यानी कि इसकी डिग्री जो है वो कितनी है? 2। तो ओवरऑल आपको जो समीकरण दिखेंगे ना वो ऐसे दिखना चाहिए, और इसको बोला जाता है व्यापक रूप। इसको क्या बोला जाता है? व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म, ठीक है। जहां पर ये जो ए है वो ए क्या है? ये बी है, बी क्या है? और ये सी है, सी क्या है? तो ये पूरे वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या कोई भी। अब आप बोलोगे कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। मैंने क्या बोला? a के जगह, b के जगह और c के जगह कोई भी वास्तविक संख्या रह सकती है। चलो मैं रख के देखता हूं। शून्य भी तो वास्तविक संख्या है, a की जगह मैं 0 रख देता हूं, प्लस b के जगह 3 रख देता हूं, 3x, और c के जगह 4 लिख देता हूं, और बराबर से 0। और ये 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास में? 3x + 4। अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्या वर्ग समीकरण है? क्या नहीं है? वर्ग समीकरण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया a की जगह 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार, मेरे पास में ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। अब आपकी जो मर्जी हो वो a, b और c की जगह रख दो। मेरी मर्जी हुई यहां पर √3 रखने की, हाँ रख दो ना, ये भी तो वास्तविक संख्या है, प्लस 7x माइनस 2√3 और = 0। देखिए a की जगह मैंने √3 रख दिया, b के जगह 7 रख दिया, और c के जगह -2√3 रख दिया। तो a, b, c के जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। ये भी तो वास्तविक संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिश्रण ही तो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब देखना, a की जगह मैं रख देता हूं 2/3, और b की जगह रख देता हूं √3/7, x -9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ है ना। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर
वास्तविक संख्या है, यहाँ पर भी वास्तविक संख्या है, यहाँ पर भी वास्तविक संख्या है, और इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। बस केवल इतनी सी बात। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या यहाँ और यहाँ शून्य हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 7 रख देता हूं मैं, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 7 एक्स स्क्वायर, इसको तो मैंने 0 रख दिया तो ये खत्म हो गया ना, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी वर्ग समीकरण है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अब बड़ी मजेदार बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। कुल मिला के आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानोगे तो क्या चेक करोगे कि मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है इस बात को, और वो क्या है? मुझे एक बात बताइए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये x और ये 1 से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसकी पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर कितनी है? -1। डिग्री 2 होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, तो यहां तो है ही नहीं। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। है। आई बात समझ में? अगर आप बोलते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये गलत बात है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने अभी तक जो बातें बताई वो तो सारी गलत हो गई। आपने तो बताया कि भाई x की मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो यहां तो नहीं है ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अभी बात को पूरा समझना अभी, और इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, देखना। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो x प्लस 1/x सरल करके देखेंगे इज इक्वल टू 0। x के अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है। हाँ बिल्कुल है। इसका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कितना होगा? 1 होगा। हाँ बिल्कुल सही है। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और प्लस x से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इज इक्वल टू 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स। और आपको मालूम है कि शून्य के साथ में किसी का भी मल्टीप्लिकेशन हो, गुना हो, तो वो शून्य हो जाता है, ये तो बात जानते ही हम। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a का मान 1 है, b का मान 0 है, b है ही नहीं, x वाली पद ही नहीं है इसमें, और c का मान 1 है। वर्ग समीकरण है, बीच वाला पद नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस पद का होना जरूरी है, चाहे ये दोनों भी 0 हो जाए तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब जैसे अगर मैं लिखूं कि 7 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है ये भी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। अब मैं आपका बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं ना, x की पावर 1 प्लस x की पावर -1 इज इक्वल टू 0। इसको कहां से बोल सकते हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मना कर दो ना। x की पावर 1 है, x की पावर -1 है, तो यहीं पर क्यों मना नहीं कर दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? एक कंडीशन है इसमें, चाहे कोई भी बहुपद हो, उनमें चरों की, जितने भी चर है ना, चरों की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये अनिवार्य है। इस नियम को ये फेल कर रहा है यहां पर, जो कि बात मैंने अभी तक नहीं बताई है। देखना मैं क्या बोल दिया मैंने, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। देखना मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी समीकरण ले लो आप, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहां चर की घात क्या है? 2 है। यहां चर की घात कितनी है? 1 है। और यहां पर x की घात कितनी है? 0 है। हर टर्म में, हर पद में चर की घात यानी कि वेरिएबल की पावर, अरे यहां 0 क्यों है मालूम है ना?
यहाँ x है ही नहीं, तो x नहीं है तो x की पावर 0 तो लिख सकते हैं आप। हाँ, तो हर टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना जरूरी है, तभी आप डिसीजन लेना कि ये है या नहीं है। नहीं तो आपने यहां पर ले लिया डिसीजन तो गलत हो गया। देखना यहां पर क्या है, पावर 1, और यहां पर कितनी है, -1। ये पूर्ण संख्या है क्या? अरे पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है, 0 1 2 3 4 और डेज 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 इनफाइनाइट तक। मतलब इनमें से कोई पावर होना चाहिए और अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, तो वही वर्ग समीकरण होगा। यहां पर ये वाला नियम संतुष्ट नहीं कर रहा, ऋणात्मक आ गया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए उसको सरल करके देखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि वर्ग समीकरण है या नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर टफ आ गया, टफ आ गया। तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें, देखिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, एमसीक्यू हो गया। आजकल तो जो पैटर्न चलते हैं पूरे एमसीक्यू वाले पैटर्न चलते हैं भाई। स्कूलिंग में भी एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, कंपटीशन में तो एमसीक्यू होते हैं। अरे एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते कहाँ से है, ये बन गया क्वेश्चन, और खटाक से आपने बोला कि ये वर्ग समीकरण नहीं है। और क्यों बोल दिया, क्योंकि आपको इसका रूल नहीं मालूम। तो बेसिक जो छोटी चीजें होती है ना, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसको दिल में उतारना है, मतलब कंटेंट को दिल में उतारना। मैथ से बड़ा आसान है, ठीक है ना, मैथ से बहुत इजी है। बस उसके क्या बोलना चाह रहा है उस लॉजिक को अगर आपने समझ लिया ना, तो मैथ में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बस प्रैक्टिस का खेल है, और आपका बेसिक को स्ट्रांग बनाते चलो तो मैथ सबसे इंटरेस्टिंग होगा। मतलब दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है ये। ओवरऑल अभी तक हमने क्या बताया, ax² + bx + c = 0 ऐसा दिखेगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा, वर्ग समीकरण कहा जाएगा। बस इतनी बात हो गई। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। तो आप बोलोगे कि सर ग्राफ की क्या जरूरत है, ग्राफ की क्या जरूरत है, बात भी सही है। अरे बढ़िया अच्छा खासा वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें ग्राफ की कहाँ से जरूरत पड़ गई भाई? हैं, ग्राफ से डर लगता है क्या? डर नहीं लगता है, हैं? लेकिन जब हम ग्राफ से किसी चीज को समझते हैं, हैं, तो बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती है, बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और यहाँ पर क्या क्लियर होने वाला है, जब हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं ना, वर्ग समीकरण को हल करते हैं, और इसके अब आगे करेंगे ना, इतना ही थोड़ी पढ़ना है, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वर्ग समीकरण को जब पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, इसके नेचर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए भैया। ये जो है इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए कि मेरे पास में x² - 6x और +8 = 0 है। ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है। और सिंपल सी बात है कि वर्ग समीकरण को आपको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, ग्राफ पर दिखाना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है आपको इसको, क्योंकि ग्राफ पर क्या होता है, इसमें x अक्ष होती है और y अक्ष होती है, और यहां पर तो आपको केवल x अक्ष के मान दिख रहे कि नहीं, x अक्ष के मान दिख रहे कि नहीं, हाँ x अक्ष के मान दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें y को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब तो हम ग्राफ बना पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, माना लेट y = x² - 6x और +8, जो 0 है ना उसकी जगह y रख दिया, ताकि हम कुछ ग्राफ पर पॉइंट लेके उसके बीच में इसको ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। मैं आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता हूँ। जल्दबाजी में क्यों पढ़ना है भाई, बेसिक को अच्छे से समझना है, ठीक है ना, बेसिक को अच्छे से समझना है। जितना अच्छे से बेसिक को समझोगे
उतना बढ़िया काम होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका। चलिए बहुत सारे कॉलम बना दिए मैंने। कुछ मैं एक्स की वैल्यू और कुछ वाई की वैल्यू रखता हूं। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मैं अगर एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 माइनस 0 प्लस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब मैं क्या करता हूं, जहां x है वहां पर 1 रख देता हूं, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 1 यानी कि 6 और प्लस 8, तो कितना होगा 8 और 1 9, और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3। अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूं तो यहां पर आ जाएगा 3। अब मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ऋण 6 दूनी 12 धन 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12, तो मैंने क्या रखा, 2 रखा, 2 रखा ना, तो 8 और 4 12 रे कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं 3 रख के देखता हूं, 3 एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 प्लस 8, और 9 और 18 हो गया 17, 17 में से 18 को माइनस करेंगे तो -1, कितना आ गया, -1। ठीक, अब रखता हूं मैं 3 रखा था ना, तो 9 9, हाँ ठीक है, 3 18, हाँ। अब रखता हूं मैं 4, 4 रख के देखता हूं, तो 4 चौक 16 ऋण 6 चौक 24, 6 चौक 24, जहां x है वहां पर 4 रख रहा हूं मैं, तो 16 और ये 24, 24 और 24 क्या हो गया, 24 में से 24 गया तो 0, 0 हो गया ये। अब और एक हाथ वैल्यू रख रहा हूं मैं, 5 रख देता हूं, x की वैल्यू 5 रख देता हूं, तो 25 हो गया, 5 6 जा 30 और प्लस 8, और कितना हो गया 33, 33 माइनस 30, तो ये हो गया 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। बस काफ़ी है, इतने मान काफ़ी है ग्राफ को समझने के लिए। मतलब मैंने x के मान रखते गया और y के मान यहाँ पर आते गए। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि देखिए, मैंने ग्राफ जो है ना, मुझे मालूम है कि बच्चों को बोरिंग लगता है ये ग्राफ वाली चीज़ें हैं, और बच्चा कंसंट्रेट करता है अरे हमारे बुक में क्या लिखा है। भैया बुक में क्या लिखा है, अगर इस पर चले गए तो कभी मैथ्स अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। मैथ्स को आपको समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा, ऐसा समीकरण लिखा है ये क्या बोलना चाह रहा, इसके रूट्स आ रहे, ये रूट्स क्या है कैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें समझना है। देखना, x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है 8। x का मान 0 है, 0 कहाँ पर है भाई, ये यहाँ पर, आपको मालूम है कि नहीं 0, तो y का मान कितना है 8, तो यहाँ से y अक्ष में 8, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर आ गया 8, 0 का 8। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 3 है, तो y के डायरेक्शन में चलो पॉजिटिव ऊपर, 1 2 3, ये यहाँ पर चले। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 1 2 तो y की वैल्यू 0, ये यहाँ पर। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1, ये यहाँ पर। -1 मतलब y नीचे है ना, x की वैल्यू 3 और y नीचे है तो माइनस नीचे आएगा। हाँ, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 तब y की वैल्यू कितनी है 0 है, और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर ग्राफ कैसे बन रहा है इसका, देखो ऐसा आ जाएगा, इधर से गड़बड़ बना दिया मैंने, है ना, ये ऐसा आ जाएगा, इधर से आएगा ये और फिर यहाँ से मुड़ गया, फिर इधर 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 इधर, और ऐसा जाएगा ये ग्राफ। सही बताया ना, और जाते जाएगा इधर ऐसा, इधर ऐसा, ऐसा जाते जाएगा, यू जैसा है ना, यू जैसा भी नहीं बोल सकते अपन, वी जैसा, थोड़ा सा यू और वी का मिक्स, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा।
ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा, ग्राफ ये बताना चाह रहा कि इसके जो हल है ना, इसके जो हल है ना वो क्या होंगे। तो इसके जो हल है, इसके आंसर जो होंगे वो क्या होंगे। तो इसके आंसर होंगे ये वाले, ये वाला और ये वाला। क्यों? एक्स अक्ष को जहां पर प्रतिच्छेद करेगा ये ग्राफ, वो इसके आंसर होंगे। आया समझ में? एक्स अक्ष को जहां पर प्रतिच्छेद करेगा तब तो एक्स का मान इसको संतुष्ट करेगा ना भाई। एक्स का मान देखो कैसे संतुष्ट करेगा, ये भी बात को समझ लो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आप जहां जहां एक्स है वहां पर 2 रखते हो, ये 2 है ना, ये 2 है और ये 4 है, जहां जहां एक्स 2 रखते हो तो y का मान कितना आता है? 0 आता है। इसका मतलब 0 बराबर से 0 हो जाएगा। अरे एक्स का मान 0 रख के देगा, 2 रख के देखो ना तो 0 हो जाएगा। और 0 ये तो निकाला तो है हमने। और एक्स का मान अगर 4 रखते हैं, 2 और 4, तो भी ये क्या हो जाएगा? संतुष्ट करेगा। ये बताना चाह रहा ग्राफ आपको। आई बात समझ में? तो इसीलिए संतुष्ट करेगा, इसीलिए तो ये इसका हल है। संतुष्ट करेगा इसीलिए ये हल है। अब देखना, हमेशा इसका जो ग्राफ जाएगा ना वो या तो ऐसा रहेगा या तो फिर ऐसा रहेगा। आई बात समझ में? तो मुझे एक बात बताइए कि कोई वर्ग समीकरण ऐसा भी तो हो सकता है जिसका हम ग्राफ बनाए और जो ग्राफ है वो ऐसा चला जाए, ऐसा। हाँ, हो सकता है ना। तो फिर इसके हल क्या होंगे? एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो इसके हल होंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? ये ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा। तो आप देखिए, एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने कितने जगह इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया? एक भी जगह नहीं किया, तो इसका हल ही नहीं होगा। कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा इसका। अगर इस ग्राफ ने ये यहां पर टच किया, जस्ट टच कर दिया, तो इसके कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर स्पर्श किया इसने। और अब कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। अरे ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? फालतू तो नहीं लग रहा? बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। मतलब इसका ग्राफ बनाने के बाद, इसका ग्राफ बनाने के बाद ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने इसके हल होंगे, उतने मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं किसी का भी ग्राफ बना के देखो, या तो ये एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष की बात कर रहा हूं मैं, वाई की नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर चर कौन है? एक्स है। या तो ये एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, या तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, या तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब एक बिंदु पर टच कर देगा बस। कहीं पर भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता, लेकिन जिस बिंदु पर टच करेगा वही उसका हल होगा। या ये भी हो सकता है कि 2 बिंदु पर टच करे। अरे भैया, ग्राफ ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप बना के देखना, इसका कोई भी ग्राफ बना के देखिए, या तो ऐसा उल्टा रहेगा, या तो ऐसा यू टाइप का रहेगा, या ऐसा रहेगा। और वो गारंटी है कि या तो एक भी बिंदु पर टच नहीं करेगा, या तो एक स्पर्श करेगा जस्ट, या तो 2 बिंदुओं पर टच करेगा। और जिन जिन बिंदुओं पर एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा वही इसके हल होंगे। बहुत लंबा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का इसमें, है ना। चलिए, मतलब मेरा उद्देश्य यहां पर यह था कि इसके कितने हल होंगे ये जानने की मेरी इच्छा थी। इस वर्ग समीकरण के कितने हल होंगे? हल की संख्या, हलों की संख्या या तो 1 होगा, 1 हल, या तो 2 हल होंगे, या तो कोई हल नहीं होगा, कोई
हल नहीं होगा। और एक्चुअल में जो सॉल्यूशन, हल मतलब सॉल्यूशन, मैं जो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं ना, इसमें रूट्स बोला जाता है इसको, यानी कि मूल। क्या बोला जाता है? मूल। जो ये हल निकल रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? मूल बोला जाता है। वर्ग समीकरण में इसको हल बोल दो, या इंग्लिश में रूट्स, या सॉल्यूशन बोल दो, या मूल बोला जाता है। हिंदी में इसको मूल बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे की बात करते हैं। सॉल्यूशन, अभी हमने ये समझ लिया कि वर्ग समीकरण होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका काम क्या है, ये है वो है, सारी चीजें हमने समझ चुके। ग्राफिकली रिप्रेजेंट समझ लिया, आलेख पर इसको कैसे दिखाया जाता है। अब इसको हल कैसे किया जाता है, यही तो मेन बात है। तो इसको हल करने की हमारे पास कुछ विधियां है, और वो विधियां है ये वाली। एक है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी है फार्मूला मेथड, जिसको सूत्र विधि बोला जाता है। और तीसरी है परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड। अब ये जो मेथड है, ये जो विधि है गुणनखंड विधि, तीनों विधियां बहुत बढ़िया है। लेकिन जो गुणनखंड विधि है, कहा जाता है कि आर्यभट्ट जी ने कुछ अपने दूसरे रिसर्च में कुछ चीज़ें खोज कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने गुणनखंड विधि से, मतलब उनके जो आर्यभट्टी का जो एक ग्रंथ है उसको पढ़ने के बाद में ये बातें समझ में आती है कि गुणनखंड विधि के बारे में आर्यभट्ट जी बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन इसका कोई खास प्रमाण नहीं है कि इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। तो हम आर्यभट्ट जी को ही इसका आविष्कारक माना जा सकता है, ठीक है ना। और आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, है ना, कि भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी, भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य, इन्होंने सूत्र बना दिया, वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र बना दिया। और मजेदार बात यह है कि इस सूत्र को, इस फार्मूले को बनाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया वो थी पूर्ण वर्ग विधि। तो हम ये बोल सकते हैं कि श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण जो कि भारतीय गणितज्ञ है, वो उनको इस चैप्टर का श्रेय जाता है ना। तो हमारे लिए, भारत के लिए, हमारे देश के लिए ये बड़े गर्व की बात है ना, कि इंडियन मैथमेटिशियन ने इसका आविष्कार किया था, फार्मूला बनाया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला इतना ज़बरदस्त है ना, ये फार्मूला इतना ज़बरदस्त है कि इस फार्मूले से बहुत सारी चीज़ें हम विश्लेषण कर सकते हैं वर्ग समीकरण के बारे में। और इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। अरे जब इन्होंने खोज की तो श्रीधराचार्य फार्मूला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब वो क्या है उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहले हम गुणनखंड विधि को समझेंगे, बहुत अच्छी विधि है ये भी। सूत्र विधि तो इसका जवाब ही नहीं है, ये तो अल्टीमेट मेथड है, ठीक है। और उसमें विश्लेषण भी बहुत अच्छे से होता है। और फिर उसके बाद में समझेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है भाई? गुणनखंड विधि नाम से क्लियर है, गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है, यानी गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब टुकड़े कर देना है इसके। क्या कर देना है? टुकड़े कर देना है, टुकड़े कर देना है भैया, टुकड़े कर देना है। एक चीज़ ये थी, पूरी पूरी सही सही चीज़ थी, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, दो टुकड़े कर देना इसके। एक टुकड़ा इतना हो गया, एक टुकड़ा इतना हो गया। नाम बड़े मैथ्स में जो नाम होते हैं ना, वो बड़े अल्टीमेट, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। जैसा नाम उसकी मीनिंग में घुस जाओ तो जीवन में नहीं भूलोगे आप। क्यों? क्योंकि जैसा नाम वैसे ही इसका काम होता है, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड विधि के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल है x² - 5x + 6 = 0। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करते हैं,
ध्यान से समझना, ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। ये कैसा दिख रहा वर्ग समीकरण है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसका और इसका गुना करना है, ए का और सी का। कर दिया गुना। अब इसके कॉम्बिनेशन से दो टुकड़े करना है। कोई जरूरी नहीं कि वो ए और सी होगा, B1 और B2, ऐसे दो टुकड़े करना है। टुकड़े करना है ना, टुकड़े करने वाली ही विधि है ये। कैसे करेंगे अभी मैं उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। दो टुकड़े करना है। ये चर कौन है, इसमें x है तो एक से लिख देना है यहां पर। हाँ, लिख दिया। अब ये दोनों जो टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों का गुणनफल, इनका जो गुणनफल, चलो इसकी जरूरत नहीं है, गुणनफल वो इसके और इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और इनका योगफल इसके योगफल के बराबर होना चाहिए, मतलब इसके बराबर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर क्या क्या बता दिया, हमें समझ में नहीं आया। इतना टफ नहीं है भाई, आसान है। देखिए फिर से और एक बार, सबसे पहला काम क्या करना है, इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका, और अचर राशि का सी के जगह जो भी संख्या है उसका गुना करना है, आपस में गुना करना है। कर दिया गुना। हाँ, अब गुना करने के बाद में इसके क्या करना है, दो टुकड़े करना है, एक B1 और एक B2। B1 और B2 की जगह कोई संख्या रहेगी, दोनों के साथ में एक से लिख देना क्योंकि यहां पर चर x है। अब दोनों का गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और दोनों का योगफल, गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, इसके गुणनफल के बराबर, और दोनों का जो योगफल है वो बीच वाले के बराबर होना चाहिए। बस ऐसा काम है। कैसा होगा, यहां पर क्या लिखा है 1, तो आपको मैंने क्या बताया, इसका और इसका गुना करना है। देखो 1 और 6 का गुना करना है। कर दिया। हाँ, ये यहां तक पहुंच गए अपन। लेकिन इसका वास्तविक गुना ना करके आपको क्या करना है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करना है। 1 गुणित 2 गुणित 3। अरे 2 गुणित 3 6 होते कि नहीं। हाँ, अब इसके दो टुकड़े करना है। इसके क्या करना है, दो टुकड़े करना है। एक टुकड़ा ये ले लेता हूं, एक टुकड़ा ये ले लेता हूं, तो क्या हो गया, 2 2 1 2 और ये 3, ऐसे दो टुकड़े कर दिए। कर दिए। दोनों के साथ में एक से लिख दो। लिख दिए। हाँ, लिख दिया। मतलब आप बोलोगे कि सर दो टुकड़े कैसे करना है, आपकी मर्जी है। मतलब आपको ये हिट एंड ट्राई होता है, मतलब यानी पहले कोशिश करना है। कई बार होता भी है, कई बार नहीं होता। ऐसे मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। क्या इनके सामने ऐसा कौन सा चिन्ह लगा है, यहां पर भी ऋण लगा देता हूं, यहां पर भी ऋण लगा देता हूं। क्या दोनों को -2x और -3x, क्या बीच वाला पद आ रहा क्या? हाँ, आ रहा ना। मतलब दोनों का योगफल बीच वाले के बराबर आ रहा क्या? हाँ। और इनका मैं अगर गुणनफल करूं, दोनों का गुणनफल करूं, तो देखिए ना, ऋण और ऋण धन हो गया, 3 दूनी 6 और 1 से स्क्वायर। हाँ, इसके और इसके गुणनफल के बराबर है। बस हो गया काम। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा, है ना, टेंशन मत लेना। अभी एक एग्जाम्पल है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, -2x, सॉरी, इसको और इसको तो जैसे के वैसे लिख दो। देखना, फिर मैं आपको बता दूं कि टेंशन नहीं लेने का है। अभी ये पहला एग्जाम्पल है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर मैं इसकी शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड मतलब आपने क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ऐसा भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो है ना, ये इसको बीच में लिख दो, -2x और -3x। अब आपको क्या करना है, इसकी जोड़ियां बनाना है। पहली जोड़ी ये बन गई या पहली दूसरी जोड़ी ये बन गई, 2 2 की जोड़ियां बनाना है। मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, इसमें और इसमें क्या एक जैसा है? तो आप बोलोगे कि एक सा है, तो एक से बाहर निकल जाएगा। तो एक से बाहर निकल गया तो एक से बचा, ऋण 2। अब ये -3x है और +6, -3x
और हम क्या करते, इसमें इसको क्या लिख सकते, 2 गुणित 3 लिख सकते ना, और यहाँ पर क्या प्लस है। अरे इसी को मैंने अलग से लिखा है यहाँ पर। अब देखना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें सामने ऋण है तो इसमें से भी माइनस ऋण को कॉमन निकालना ही पड़ता है। याद रखना, पहला पद अगर ऋणात्मक है तो इसमें से भी ऋण को बाहर निकालना पड़ता है। अच्छा, आपको ये मालूम है क्या कि जो धन चिन्ह है वो 2 ऋण मिलके बना है। क्यों? ये 2 ऋण मिलके बना है। हाँ, एक ऋण अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, 3 भी बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा, x। और ये जो धन चिन्ह है ना वो 2 ऋण मिलके बना है, एक ऋण बाहर निकल गया तो एक ऋण अंदर रह गया, माइनस इज इक्वल टू 0। याद रहे कि यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसी चीज बचना चाहिए, एक जैसी। अच्छा, एक जैसी चीज बचना चाहिए तो हाँ है ना, एक जैसा। अब इसमें और इसमें क्या एक जैसा है, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू 0 होगा या तो इसके इक्वल टू 0 होगा। इसको प्रोडक्ट जीरो रूल बोला जाता है, जीरो प्रोडक्ट रूल, है ना। तो ये क्या हो जाता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3। मतलब x का मान 2 या तो 3 आएगा। हमने पहले से ही बताया था कि वर्ग समीकरण है, इसमें 2 मान, अधिकतम 2 मान आते हैं, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते इसमें मान, क्योंकि मैंने ग्राफ बताया था ना। अरे ग्राफ जब इसको प्रतिच्छेद करेगा, जब ऐसी आकृति बन रही तो 2 से ज़्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद थोड़ी करेगा, नहीं करेगा ना। हाँ, 2 ही तो बिंदु पर अधिकतम प्रतिच्छेद करेगा। ए वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को और आंसर को यहाँ लिख देता हूँ और मैं इसकी एक शॉर्टकट मेथड बताऊँगा, ठीक है ना, कि डायरेक्ट एक ही स्टेप में आप इसका कैसे आंसर ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन, यहां पर क्या है, 1। सबसे पहला काम क्या है, इसका और इसका गुणा करना, किसका किसका, 1 और 10 का। आप बोलोगे कि यहाँ सर ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक्चुअल गुना ना करके इसके और गुणनखंड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, इसके 2 टुकड़े करना है, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आपका सही हो जाए। देखिए, एक टुकड़ा ये ले लिया, यहाँ पर कितना आ गया, 5, 1 और 5 दूनी 10। मुझे एक बात बताइए कि दोनों को प्लस करने पर या माइनस करने पर ये आ रहा क्या, नहीं आ रहा। और दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 11 आ रहा, 11 बीच में है क्या, नहीं है। माइनस करेंगे तो कितना आ रहा, 9, 9 है क्या बीच में, नहीं है। तो ये वाला कैंसिल। क्या होगा, मैं ऐसा करके देखता हूँ, 2 और ये क्या हो गया, 5। तो 2 और 5, क्या दोनों को प्लस करने पर 3 आ रहा क्या, नहीं, ये तो 7 हो रहा ना भाई। अच्छा, माइनस करने पर 3 आ रहा क्या, हाँ आ रहा, 3 आ रहा, तो काम हो गया अपना। आई बात समझ में, दोनों का योगफल या अंतर, ये बीच वाली पद आ जाना चाहिए। तो फिर जब आ रहा तो इसके साथ भी 1 को लिखो, इसके भी साथ 1 को लिखो, लिख दिया, ठीक है, दोनों के साथ 1 को लिख दिया। अब दोनों के सामने ऐसा चिन्ह लगाओ कि -3 आ जाए, -3 आ जाए, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, घट भी जाना चाहिए, माइनस भी हो जाना चाहिए और चिन्ह नेगेटिव भी आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि बड़े नंबर के सामने माइनस, छोटे नंबर के सामने प्लस लिखते हैं तो ये माइनस भी हो जाता है और नेगेटिव भी साइन आ जाता है, ऋणात्मक चिन्ह भी आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x 10 इज इक्वल टू 0। और ये बीच वाले को इधर लिख दो, -5x और +2x। कोई जरूरी नहीं कि इसको पहले लिखेंगे कि इसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब आपको क्या करना है, 2-2 की जोड़ियां बनाना है, एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई, हाँ ठीक है। इस जोड़ी में से क्या उभयनिष्ठ निकल रहा, कॉमन क्या निकल रहा, x।
तो यहां बचेगा x माइनस 5। और ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, अरे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अरे ऐसा है ना 2x माइनस 10, तो इसको लिख सकते हैं 2x ऋण 2 गुणित 5। हाँ, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अरे जो एक जैसा है उसको बाहर निकालो ना, HCF बोला जाता है इसको, महत्तम समापवर्ती। तो 2 बाहर निकल रहा है, अगर 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, x माइनस 5 और इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों में से x माइनस 5 बाहर निकलेगा, इसमें भी है और इसमें भी है, ये बाहर निकल गया, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ x बच गया और यहाँ 2 बच गया और इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का मान इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर से 5 या ऋण 2, ऐसा। तो ये हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन आ गया। तो आसान है कि नहीं है। फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा ना इसका, शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको तो हटा ही देता हूँ, इसका काम हो गया अब, है ना। अब तो समझ में ही आ गई ना चीजें। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, तरीका क्या बताया बताओ, इसका और इसका गुना करना है, किसका किसका, 2 और 6 का। प्लस माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ ठीक है। इसका गुना ना करके और इसके गुणनखंड करो, गुना ना करके इसके और एक गुणनखंड करो, कर दिए। आपको क्या करना है, 2 2 के जोड़ी बनाना है, मतलब यानी 2 ग्रुप बनाना है, इसके 2 ग्रुप बनाना है, सारे अंकों को ले लेना है लेकिन 2 समूह बनाना है अपने को, बना दिए। इसका और इसका गुणनफल कितना हो गया, 4, और इसका ये केवल 3 है। क्या दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा, 7, बीच में 7 है क्या, नहीं। घटाने पर कितना हो रहा, 1, तो 1 है क्या बीच में, हाँ है, 1 1 है कि नहीं, हाँ। तो फिर दोनों के साथ में 1 से 1 से लगा दो, लगा दिया। मुझे चाहिए प्लस 1x, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े नंबर के सामने प्लस लगेगा, छोटे नंबर के सामने माइनस लगेगा, ताकि घट भी जाए और ऋण चिन्ह, धन चिन्ह भी आ जाए। तो देखिए 2x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। और ये लिख देंगे हम बीच में, प्लस 4x और माइनस 3x। अब जोड़ियां बनाना चालू कर देंगे, जोड़ियां बनाना चालू कर देंगे। जोड़ियां कैसी बनाएंगे भाई, कैसी बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ये दोनों की जोड़ियां बना देते, इसकी दोनों की जोड़ियां बना देते, 2 2 की जोड़ियां बनाना। और ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, 2 और x, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अरे ये ऐसा समझ लो आप, 2x² प्लस 4x, है ना, यही तो है ना। तो इसमें 2 1 से गुणित x है, और इसमें क्या है, 2 गुणित x है। तो दोनों में एक जैसा क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2 x बाहर निकल गया ना भाई। तो यहाँ क्या बचा, x और यहाँ प्लस 2, बस सिंपल काम। अब दूसरे में से, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस, और 3 भी बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2। अरे ये ऐसा है ना, माइनस 3x माइनस 6, तो माइनस बाहर निकल जाएगा और 3 भी बाहर निकलेगा, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2 इंटू 3। देखिए ना, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी, माइनस बाहर निकला, और 3 भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा, x प्लस 2। अरे माइनस बाहर निकल गया तो क्या बचा, 2 प्लस बचा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से x प्लस 2 बाहर निकलेगा, तो यहां क्या बचेगा, 2x ऋण 3 बराबर से 0। जब इसके गुणनखंड बन जाएंगे तो इसके बराबर 0 हो सकता है या इसके बराबर 0 हो सकता है, ऐसा क्यों। अरे मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास में 2 नंबर है, a और b,
और दोनों का गुणनफल अगर शून्य है तो या तो a का मान शून्य होगा, अरे a का मान शून्य होगा तब तो इसको शून्य कर देगा, या तो फिर b का मान शून्य होगा, b का मान शून्य होगा तो भी ये शून्य हो जाएगा। दोनों का शून्य रहना जरूरी थोड़ी है, तो इसीलिए हम या लिखते हैं हम x + 2 = 0 या और लिखा जाता है 2x - 3 = 0। कई बच्चे यहां पर और लिखते जो कि गलत है। अरे कैसे गलत है भाई? आप बोलोगे कि सर इसका भी मान शून्य हो जाए, इसका भी मान शून्य हो जाए तो ये तो संतुष्ट करता है। हाँ संतुष्ट करता है, 0 × 0 0। अरे तो फिर लिखा क्यों है भाई? मतलब यहां पर ये दोनों जरूरी नहीं है ना कि दोनों का मान एक साथ शून्य आ जाए, ये जरूरी नहीं है। केवल एक का मान शून्य आ जाए तो भी काम हो जाएगा। इसका मतलब या लगेगा यहां पर, और नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा ये बात समझ में आएगी। दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है, इसलिए और नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात। तो 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, या ये 3 उधर जाएगा और 2 का तिर्यक गुना होगा तो 3/2। ये 2 मान आ गए। आ गई बात समझ में? गुणनखंड का तरीका समझ में आ गया, ठीक है? गुणनखंड का तरीका समझ में आ गया। अब सुन लो जरा ध्यान से। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं एक 60 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना? याद रहे कि 60 ट्रिक इसके लिए बता रहा हूं मैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, है? फिर मैं 60 ट्रिक बताने वाला हूं इसके लिए। अगर मान लिया जाए कि ये वाला हमारे पास समीकरण है, ठीक? ये समीकरण है। ऐसे 2 नंबर सोचो कि जिसका गुणनफल इतना हो जाए। अरे अच्छा सुन लो, 60 ट्रिक तब काम करेगी जब यहां पर 1 हो। इसके लिए भी काम करेगी लेकिन थोड़ा सा फिर आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। 60 ट्रिक उसके लिए काम करेगी। ऐसे 2 नंबर सोचो कि जिनका गुणनफल कितना हो? 6 हो और योगफल ऋण 5 हो। ऐसे 2 नंबर सोचना है जिसका गुणनफल 6 हो, धन 6 + 6, और योगफल कितना हो? -5 हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि -2 और -3 अगर हमारे पास में है, क्या -2 और -3 ऐसे 2 नंबर आपके पास में है, तो देखिए ना दोनों का गुणनफल कितना होगा? -, +6 आ गया, और दोनों को प्लस करेंगे तो -5 आ गया। ऐसे 2 नंबर आपने सोच लिए ना तो लिख दो, और दोनों के साथ में 1 से x लगा दो और ऐसे ब्रैकेट लगा दो और = 0। तो डायरेक्ट आपकी वो लास्ट स्टेप के पास की स्टेप आ गई। मतलब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 से बराबर से 2, और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? या 3। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। आया समझ में? डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। यहां पर देखना, x² - 3x - 10 = 0। ऐसे 2 नंबर सोचो जिसका गुणनफल -10 आए। कितना आए? -10, और योगफल जो है वो कितना आ जाए? ऋण 3 आ जाए। तो क्लियर सी बात है कि एक ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा। तो अच्छा -3 आ गया, -3 आ गया तो बड़ा वाला जो नंबर होगा नेगेटिव होगा। तो -5 और 2, ऐसे 2 नंबर है हमारे पास में। क्या क्या है? -5 और 2। इनका गुणनफल ये 1 लिखा है यहाँ पर, 1 और इसके गुणनफल के बराबर होता है, और दोनों को प्लस करेंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब ये 2 नंबर आपके पास मिल चुके हैं, = 0। तो x का मान ये 5 उधर जाएगा तो 5, और ये ऋण 2, ये आंसर। तो हमने यहां पर गुणनखंड विधि देखी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट सूत्र विधि, है ना? क्या? सूत्र विधि, श्रीधराचार्य सूत्र। इसको क्या बोला जाता है?
श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला। थोड़ा सा जब इंडियन मैथमेटिशियन ने ये फार्मूला बनाया तो हम फार्मूला बना कैसे, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना कैसे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ देखेंगे। अगर आपको नहीं देखना है तो वीडियो को स्किप कर देना, आगे बढ़ा देना। भाई आपकी अगर ये इच्छा है कि श्रीधराचार्य जी ने रिसर्च किया, अरे इनने फार्मूला बनाया, अरे कैसे बनाया होगा, उनने क्या सोचा होगा, तो अदरवाइज आप इसको स्किप कर देना, आगे बढ़ा देना। देखना, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। श्रीधराचार्य जी ने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश की। क्या किया, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश की। कैसे पूर्ण वर्ग, कैसा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab। भाई ये दो फार्मूले मालूम है हमें पूर्ण वर्ग के क्या होते हैं, कि a प्लस बी पूरे का वर्ग, तो ये फार्मूला होता है, माइनस अगर बीच में लगेगा तो ये फार्मूला होता है। तो श्रीधराचार्य जी ने इस फार्मूलों पर ध्यान दिया और इसका एक जो और एक अल्टरनेट फार्मूला है a² माइनस b², तो ये हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये तीन फार्मूलों की हेल्प से इन्होंने इसको बनाया। और वो कैसे बनाया ये बात देखिए। तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, जो c है c को उधर शिफ्ट किया, तो क्या हो गया, ax² प्लस bx और इज इक्वल टू माइनस सी, इधर से उधर जाएगा तो माइनस सी। चलिए ठीक है। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूरा पूरा वर्ग के रूप में पद होना चाहिए। तो पूरा वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या किया, 4a का गुना किया। क्या किया, 4a का गुना किया। गुना करने पर, और 4a का गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 4a² x²। अरे a x² पहले से है और 4a का गुना कर दिया तो क्या हो गया, 4a इंटू a²। 4a का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4abx और इज इक्वल टू इसमें भी 4a का गुना कर देते तो ये हो जाएगा इतना सिंपल। अब सुनिए, क्या मैं इसको 2ax का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2ax है तो यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 2ax लिख देता हूँ, और कौन बच गया, b बच गया, तो b यहाँ पर लिख दिया, और इज इक्वल टू माइनस 4ac। फिर से और एक बार देखना, इस फार्मूले पर ध्यान देना। अगर मेरे पास में यहाँ a² है तो यहाँ पर ये आया, यहाँ b² है तो यहाँ पर b आया, आया कि नहीं आया, और साथ में ये यहाँ पर देखिए, यहाँ a² आया तो यहाँ ये आया, यहाँ b² आया तो यहाँ b आया, और साथ में क्या आ गया, 2b आया। तो सेम तो सिचुएशन बनी ना यहाँ पर, कैसी, यहाँ पर 2ax आया तो यहाँ पर भी 2ax आ गया, और 2 बीच में आया जो फार्मूला आया हमारे पास में। तो यहाँ पर b है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर b² चाहिए। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में b² को प्लस कर देता हूँ। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या कर दिया, b² को प्लस कर दिया। यहाँ जो आया वही यहाँ आया, हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ जो जिसका स्क्वायर है वो यहाँ आया। तो जब इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बस आपको मालूम है कि इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, और प्लस माइनस भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, और ये b उधर जाएगा तो 2ax और इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये हो गया। अब ये 2a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। और ये बन गया श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला प्रूफ किया। मतलब ये मत समझना कि सर ये तो क्या यहाँ समझ में नहीं आया वहाँ, मतलब ये जस्ट फार्मूला बना कैसे, ये बातें हमने यहाँ पर देखी है। इसकी कभी भी इसका प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण है तो इसका फार्मूला आया कैसे, बस इस फार्मूले को याद रखना। अब देखिए फार्मूला हमारे पास में जो फार्मूला है ओवरऑल क्या फार्मूला बन गया, ये बात देखते हैं हम। हमारे पास में बना ओवरऑल फार्मूला एक्स इज इक्वल टू, अगर मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वर्ग समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण है। तो फार्मूला क्या बना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अब इसके आंसर कैसे आएंगे, आंसर कैसे आएंगे, तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये जो फार्मूला बना है इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, और ध्यान से समझना जरा यहां पर हो क्या रहा। मुझे एक बात बताइए कि ये आपके पास में फार्मूला ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, वर्ग समीकरण दिखेगा, और आपको ये यहाँ पर जो भी रहेगा उसको यहाँ रख देना, ए की जगह रख देना, बी की जगह बी रख देना, सी की जगह सी रख देना है, और ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पर दो साइन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर, और धन चिन्ह लेंगे तो यहां पर दो चिन्ह है ना, तो एक ऋण को छोड़ देंगे और धन रख देंगे यहां पर। और एक बार क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, एक धन को छोड़ देंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो एक आंसर हमारे पास में ये आ जाएगा और एक आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ऐसे हमारे पास में दो आंसर यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल काम है, दुनिया का सबसे आसान काम, क्योंकि फार्मूला है, फार्मूले में डायरेक्ट मान रखना है और सॉल्व करना है। देखना ए का मान कितना है ये बताओ मुझे भाई, ए का मान कितना है, यहाँ ए बराबर से 2, और बी मतलब यहाँ पर बी का मान कितना है -7, और सी का मान कितना है, सी बराबर से 3 है। ठीक, तो एक से इक्वल टू क्या होता है भाई फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। जहां जहां ए दिखाई दे रहा हो वहां पर ए 2 रखो, जहां जहां बी दिखाई दे रहा हो -7 रखो, जहां जहां सी दिखाई दे रहा हो वहां पर 3 रखो। तो क्या हो जाएगा, एक से इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर -4 और ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 और डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक, तो एक से इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा आपको मालूम है क्या कि माइनस का स्क्वायर माइनस 2 बार हो गया ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और बटे 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा भाई, एक से इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे 4। अच्छा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है,
तो x इजिकल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। तो ये आ गया हमारा x का मान। लेकिन x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो स्थितियाँ है। दो स्थितियाँ कौन सी है? यहाँ पर हमारे पास में एक बार प्लस माइनस लिखा हुआ है, एक बार धन चिन्ह लेते तो ऋण को छोड़ दो, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो धन को छोड़ दो। तो मतलब हम क्या करेंगे, एक धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर और फिर ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, जब धन चिन्ह लेंगे तो ऋण को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धन चिन्ह लेंगे तो ऋण को छोड़ देंगे, ऋण चिन्ह लेंगे तो धन को छोड़ देंगे। कुल मिला के +5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। क्या होगा, x इजिकल टू 12/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर से 2/4। तो 4 का 4, 4 तिया 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 और यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो इस सूत्र विधि से हम इसका उपयोग करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि हम ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा, ठीक है ना। उस वीडियो में मैं पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि पर हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, अलग से सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है? मूल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में ग्राफ बना था, जब हमने ग्राफ पर बात की थी, तो ये ग्राफ ने क्या किया था, एक अक्ष को दो जगह प्रतिच्छेद किया था। ये भी तो हो सकता है कि ये जो ग्राफ है उसने प्रतिच्छेद ही नहीं किया, तो फिर कोई मूल ही नहीं होगी इसके। मूल मतलब हल। और हो सकता है कि केवल ये जो ग्राफ है ये केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये भी हो सकता है कि ये जो ग्राफ है केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास तीन स्थितियां इसकी बनती है। कब कैसी स्थिति बनेगी और ये स्थिति क्यों बनेगी, इस बात पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि वर्ग समीकरण का सूत्र क्या है? तो x इजिकल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये सूत्र है। अगर मैं इस फार्मूले में हम यहां पर अलग अलग स्थितियां बनाएं तो क्या हो सकता है, देखना। मुझे एक बात बताओ, ये वर्गमूल के अंदर है ना, ये वाला अगर शून्य हो जाए, क्या बोला मैंने, शून्य हो जाए, तो ये सूत्र क्या बचेगा आपके पास में, ऋण b प्लस माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 2a। कुल मिला के ये हो जाएगा -b डिवाइडेड बाय 2a। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही है। अगर इस वर्गमूल के अंदर 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, तो केवल इसका केवल और केवल एक ही आंसर आएगा, क्योंकि प्लस चिन्ह लेंगे तो भी उतना ही आएगा, माइनस साइन लेंगे तो भी उतना ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए कि ये जो b² - 4ac है, यहाँ पर कोई धनात्मक संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस √ और इसके अंदर क्या रहेगी, कोई धनात्मक संख्या आएगी और डिवाइडेड बाय 2a। और धनात्मक संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो भी एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। हाँ बिल्कुल सही है। एक बार धन चिन्ह लेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऋण चिन्ह लेंगे तो अलग आंसर आएगा। कुल मिला के यहाँ पर केवल एक ही आंसर आ रहा था और यहाँ पर दो आंसर आ रहे थे। x के मान क्या आ रहे थे, यहाँ पर दो, एक धन चिन्ह लेंगे तब और एक ऋण चिन्ह लेंगे तब। और जबकि यहाँ पर धन चिन्ह लो चाहे ऋण चिन्ह लो, आंसर केवल एक ही आएगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि ये जो वर्गमूल के अंदर है इसका मान अगर ऋणात्मक हो जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, बताओ जरा। तो ये हो जाएगा
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय 2a। याद रखना जीवन में जब भी वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आती है तो वो कोई संख्या नहीं हो सकती, उसका कोई वास्तविक मान नहीं होता है, वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। अब आप बोलोगे कैसे, मतलब आपको ये बात याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कुछ होता ही नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या नहीं आती है, वो काल्पनिक संख्या आती है और उसको आपको बड़ी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए, थोड़ा सा मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ, अगर मान लिया जाए ऋण 16 है, यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ऋण 16 है, मैंने क्या बोला, इसका कोई वास्तविक मान नहीं होता है। ऐसा क्यों, मैं इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, एक से इक्वल टू मान लेता हूं मैं इसको ऐसा दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक सी स्क्वायर, और इधर वर्ग करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा, कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, x का कोई दुनिया में ऐसा मान बताओ जो कि x के जगह अगर मैं रखूंगा तो उसका वर्ग करने के बाद में ऋण 16 आ जाए। अरे आपको मालूम है ना, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या आ ही नहीं सकती, हमेशा धनात्मक संख्या ही रहेगी। तो इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा जब संभव नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वास्तविक संख्या ही नहीं है, मतलब ये वाली जो संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसी आधार पर हम मूलों की प्रकृति का एनालिसिस करते हैं। ओवरऑल हमें क्या बात पता चली है कि जो वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है यही बताएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको के पास में अलग अलग केस बन जाएंगे। केस 1, ठीक है, या स्थिति 1 भी लिख सकते हैं हम इसको। डी जो होता है, इसका जो वर्गमूल के अंदर जो लिखी हुई है ये संख्या ही आपको बताएगी कि भैया ये इसकी प्रकृति कैसी है। तो हम क्या करते हैं, जो डी है b² - 4ac, इसको बोला जाता है विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट बोलने के कारण ही इसको डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए केस 1, जब डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, या चलो डी का मान मैं लिख देता हूं 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा मतलब ये वाला धनात्मक। आपको मालूम है क्या, कोई भी संख्या जो धनात्मक होती है वो 0 से बड़ी होती है, कहने का मतलब धनात्मक संख्या कैसी है, धनात्मक। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होंगे ना, या इसके जो हल होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग हो गए, असमान लिख सकते हैं हम, असमान। ये बात समझ में आ गई क्या, कहने का मतलब वर्ग समीकरण में ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसका मान अगर धनात्मक आ जाए तो आपके 2 आंसर आएंगे और दोनों वास्तविक संख्या रहेगी। और केस सेकंड, अगर d का मान 0 हो जाए, मतलब ये ऐसा, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपके पास में एक ही तो आंसर आ रहा, 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मूल कैसे हो गए, वास्तविक और वास्तविक हो गए, वास्तविक व तथा बराबर हो गए। तीसरी स्थिति बनेगी केस 3, क्या बनेगा, जब ये क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक हो जाए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे
कि जब d का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक, तो मूल कैसे हो गए? अवास्तविक हो गए, मतलब वास्तविक नहीं होगे, मूल वास्तविक नहीं होगे, मूल वास्तविक नहीं होगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अपन इन बातों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पूर्ण वर्ग भी छोड़ के रखा है और इस पर आधारित क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे पास में, इससे रिलेटेड 3 टॉपिक छूटे हुए हैं अभी, और इन टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।